वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ग्रामीण समाज के बारे में। ग्रामीण समाज का विकास कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी चीजें हुई, ये सब जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता देती हूँ कि ये जो ग्रामीण समाज में मैं डेवलप की बात कर रही हूँ, जो विकास की बात कर रही हूँ, ये कृषि में किया जाएगा। यानी कि हमारी जो कृषि है, हमारे जो एग्रीकल्चर है, उसमें समय के साथ कैसे कैसे चेंजेस आए, उसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये टॉपिक हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामीण समाज में जैसे सामाजिक व्यवस्था की मैं बात करूं, जैसे कि अपना बोला था इस समाज में खान पान कैसा होता है, उनका पहनावा कैसा होता है, ठीक है, उनकी शादी के तरीके क्या होते हैं, ये सब टॉपिक मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ। अब ये जो हम गाँव का डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, यानी कि कृषि के बारे में जो हम यहाँ पर चीजें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है आज का ग्रामीण समाज में विकास। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही वाला ख़राब है और अब तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आई होप बारिश की आवाज़ वीडियो में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बस एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, +1 +2, ठीक है, इसकी जो BA है, मुझे लगता है ये दिख रहा होगा वीडियो में, इसकी जो सोशियोलॉजी है ना, ठीक है, +1 +2 की जो सोशियोलॉजी है और ये जो BA की पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और जो अपना हिंदी ग्रामर है, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएड की चाहे सीटेट की, तो वहां पे आपको MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये जो सारा सिलेबस है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो +1 +2 BA की सोशियोलॉजी है, ठीक है, और BA की जितनी पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी ग्रामर है और MCQ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आपको मेरे चैनल पर आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो आप देख ही सकते हो कि आज हम जो पोर्शन करने वाले हैं वो सोशियोलॉजी का करने वाले हैं, और ये जो सोशियोलॉजी का पोर्शन है ये +2 का है, यानी +2 में जो ग्रामीण समाज में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये उसका टॉपिक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपको BA में भी काम आएगा। BA के पूरे जब आपने जैसे BA करते हो तो वहां पर अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है तो वहां पर 2 ऐसे सेमेस्टर आएंगे जहां पर ग्रामीण समाज के बारे में आपसे पूछा होगा। एक 6th सेमेस्टर है और एक मेरे ख्याल से 3rd सेमेस्टर है, तो तीनों में एक ही इस चीज से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो का फायदा आराम से उठा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ठीक है, परिचय किसका देना है? परिचय हमें देना है ग्रामीण समाज का। ग्रामीण समाज में क्या क्या चीजें हुई इसके बारे में जो है हम परिचय की बात करते हैं। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, जनरल परिचय की बात करूं, तो आपको पता है कि ग्रामीण समाज क्या होता है। ग्रामीण समाज वो होता है जिसमें लोगों का जो खान पान होता है, पहनावा होता है, बहुत ही सिंपल होता है, और मोस्ट ऑफ वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो व्यवसाय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता है, यानी कि कृषि ही होता है। आपने भी बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि हमारे ग्रामीण समाज में मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, जैसे आप शहरी समाज की बात करते हो तो वहां पर इतना ज्यादा आपको चीजें नहीं मिलेंगी जितना कि आपको जो है यहाँ पर कृषि का जो क्षेत्र है वो देखने को आपको मिल जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण समाज में जो कृषि है उसका ज्यादा ही विकास किया जाता है, और ग्रामीण समाज में कृषि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ये इस बात से भी पूरी तरह से पता चल जाता है कि हमारे ग्रामीण समाज में बहुत सारे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मनाए जाते हैं जो कि जो है कृषि से संबंधित ही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल की यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर तमिलनाडु का मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में जो है वो, ठीक है, पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल नाम का त्योहार जो है मनाया जाता है। ठीक है, असम जो है उसमें बिहू, ठीक है, असम में बिहू नाम का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। पंजाब की तो आप सभी को पता ही होगा, जो फेमस है पंजाब का वैशाखी, ठीक है, ये त्योहार जो है ये मनाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो त्योहार हैं ये फसल से संबंधित है, यानी कि फसल काटने का जब समय हो जाता है, जब टाइम आ जाता है, तब जाके ये जो त्योहार है इनको मनाया जाता है।
बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आई होप वीडियो में आवाज ना आ रही हो, सारी वीडियो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम चीज बात कर रहे थे कि ग्रामीण समाज में लोगों का जो मेन व्यवसाय होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, वो एग्रीकल्चर का ही होता है। और उससे संबंधित ये कुछ त्योहार भी हैं जो लोग जो है मनाया करते हैं। क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, एक नॉर्मल जनरल परिचय दोगे ग्रामीण समाज के बारे में, तो जब आप एग्जाम्पल को भी लिखोगे ना, तो एग्जामिनर के माइंड पे बहुत अच्छा फर्क जो है वो असर पड़ेगा इसका, और वो खुश हो जाएगा कि आपको सिर्फ इस चीज के बारे में ही नहीं पता है, बल्कि आपको एग्जाम्पल भी पता है कि हाँ इस चीज में ये सब चीजें भी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ जो इलाका होता है ग्रामीण समाज का, वहां पर लोग कृषि ही करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कुछ फसलें भी उगाई जाती हैं जिनको बनने में, पकने में, जो तैयार होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाँव के जो लोग हैं पूर्णतः से बैठे ही रहेंगे कि हाँ ये फसल हमने उगा दी है और ये जब तक बनकर तैयार होगी तब तक हम बेले बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे स्पेशली आप गेहूं की बात करते हो, या आप जो है वो जौ की यानी चावल की कृषि की बात करते हो, तो उनको बनने में, पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मक्का की बात करोगे, उसको भी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से जैसे हम गेहूं की बात करते हैं, जौ की बात करते हैं, जब हम चावल को उगाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस समय के दरमियान, इन समय के जो दौरान की हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि कुछ और भी काम कर लेते हैं। जैसे कि गेहूं उगा रखा है, इसको बनने में कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे, तो तब तक हम कुछ और काम जो है वो कर लेते हैं। अब वो कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि वो कुछ और भी काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है कुम्हार का भी काम करते हैं। ठीक है, कुम्हार हो गया, सुनार हो गया, ठीक है, इसमें लुहार भी आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, और बढ़ई भी आते हैं अपने इसमें। ठीक है, तो ये सब काम है जो कि लोग जब गैर कृषि जब लोगों के पास एग्रीकल्चर का कोई ज्यादा सोर्स नहीं होता है, या फिर उनकी फसल बनकर तैयार हो रही होती है, तो उस समय के दौरान जो है लोग इस चीज जो काम है इनको भी वो फॉलो करते हैं। और मतलब ये तो मैंने बता दिया, ये किसान लोग हैं जो कि कृषि करते हैं, और जब तक फसल उग नहीं जाती है तब तक वो ये वाले भी काम करते हैं। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कभी भी एग्रीकल्चर वो नहीं करते हैं, वो कुछ और ही काम करते हैं, यानी उनको अकृषक बोल सकते हैं। अकृषक लोग यानी कि जो कृषि नहीं करते हैं लेकिन वो कोई दूसरा काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दूसरे काम की मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सेना में काम करते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे सेना में काम करते हैं। कुछ लोग शिक्षा विभाग में काम करते हैं। ठीक है, याद रखिए, कुछ लोग जो है वो शिक्षा विभाग में भी काम करते हैं। कुछ लोग जो है, ठीक है, विभाग है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जो है कारखानों में भी काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गांव में लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अलग अलग काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाती है ग्रामीण समाज में कृषि को लेकर, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज अच्छी से समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसके विकास के बारे में, कि ये जो कृषि है ये पहले कैसी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण समाज में चेंजेस लाना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी था, और समय के साथ इसमें काफी ज्यादा कुछ बदलाव भी हुए हैं, जिनके बारे में भी डिस्कस यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। पहले सुबह से इतनी ज्यादा हवा चली जा रही थी, और अब जब हवा रुक भी गई है तो बारिश आ रही है। मौसम ने बहुत ही भयंकर बुरा हाल करके रखा हुआ है, ना घर से बाहर निकलने देता है ना कुछ करने देता है। अभी तो फिर से जो है कोविड की वजह से फिर से ये अपना स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो गए। मैं भी जाती थी डीएलएड में, डिप्लोमा कर रही हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, तो मेरे भी रेगुलर कॉलेज हुआ करते थे, मैं पढ़ने जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, 4 बजे तक क्लासेस लगती हैं। जब मैं ऑफलाइन जाया करती थी तो 6 बजे तक मैं घर पहुंच पाती थी। तो उस वक्त मैं यूट्यूब पे इतना भी ध्यान नहीं दे पा रही थी कि हाँ मुझे वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि काम इतना मिलता है ना। जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बीएड भी करते हो और जो है डीएलएड भी करते हो। बीएड में क्या होता है कि आप जो है मेरे ख्याल से 6 से लेकर 8 या 8 से 10 तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हो। लेकिन अब अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हो, डीएलएड करते हो, तो वहां पर आपको जो है 1 से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको आप पढ़ाते हो। तो मैं वो वही कोर्स कर रही हूँ जिसमें मैंने 1 से लेकर 5th तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। लेकिन मुझे बड़े क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, जैसे ये बीए वगैरह जो भी है, इनको पढ़ाने का बहुत शौक है मुझे। ठीक है, तो मैं इनकी जो अपनी शौक को पूरा मैं यूट्यूब के जरिए कर रही हूँ। बाकी फिर मैं जो कोर्स कर रही हूँ उसके बाद हम उसको भी मैं अपना कंटिन्यू करूंगी, और यूट्यूब पे आपको भी मैं इस प्रकार से पढ़ाती ही रहूंगी। ठीक है, तो रेगुलर क्लास की मैं बात कर रही थी, बहुत ही मुश्किल होता था। पीपीटी, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, आप मतलब पागल हो जाता है बंदा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
जिसको टीचर बनना है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो मैं बता देना चाहती थी, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है, औपनिवेशिक काल की हम बात करते हैं। औपनिवेशिक काल में क्या चीजें आती हैं, ये आपको पता है कि पहले की जो एग्रीकल्चर होता था, बहुत ही आज के टाइम के जो एग्रीकल्चर होता है उससे तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे कि पहले के क्या होते थे, हर किसान के पास जो है दो बैल और एक हल होना जरूरी होता था। वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी। और जिस भी किसान के पास में दो बैल और एक हल हुआ करता था, उसको बहुत ही सुपीरियर मान सकते थे, या फिर आप बहुत ही उसको अच्छा मान सकते थे कि हाँ ये अमीर है, क्योंकि इसके पास अपने खुद के बैल हैं, जो कि बहुत ही महंगे उस वक्त में आया करते थे। तो लोगों के कृषि करने का मोस्ट ऑफ सिंपल ही साधन हुआ करता था। ठीक है, आपको पता भी है, पहले कुछ बैल होते थे, उस पर आदमी चढ़ के मतलब चलता था और बैल फिर जाया करते थे। इस प्रकार से तो खेत जो है उसकी जुताई हुआ करती थी, उसमें बीजों को बोया जाता था, हाथों से ही फसलों को काटा जाता था और हाथों से ही फसलों को उगाया जो है निकाला जाता था। आटा पीसने की बात करते हो तो उसमें भी आपको चक्की जो है वो पीसनी पड़ती थी, तब जाके आपका आटा बनता था। तो काफी सारी पुराने ट्रेडिशनल की हम लोग बात करें तो काफी कुछ पुराना ही था। ठीक है, अब औपनिवेशिक काल से पहले की हम लोग बात करें। ठीक है, औपनिवेशिक काल से पहले की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो औपनिवेशिक काल से पहले क्या था कि जो किसान थे उनकी जो हालत थी वो खराब थी। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश काल आया था, जो ब्रिटिश लोग आए थे तभी से हमारा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उससे पहले भी हमारे जो लोग थे, हमारे जो किसान थे, उनका बहुत ही बुरा हाल था। और इसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह थी जमींदार। ठीक है, जमींदार कौन से होते हैं? ठीक है, जमींदार ये अमीर लोग हुआ करते थे, इनके पास खुद की बहुत सारी जमीन हुआ करती थी और ये बहुत ही अमीर होते ना, प्रतिष्ठावान इनको जो है कहा करते थे। तो औपनिवेशिक काल से पहले जो गरीबों की हालत खराब थी वो जमींदारों ने ही करके रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जो किसान होते थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जिनके पास बैल वगैरह नहीं होते थे, तो वो किसी दूसरे की जमीन पर जाकर काम किया करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, उनको पट्टे पे जमीन दिया करते थे, यानी किराए पे जमीन दिया करते थे और उनको बोला करते थे कि जो भी तुम्हारी फसल उगेगी, जो भी तुम उगाओगे, उसका आधा हिस्सा तुम्हें हमें देना पड़ेगा। अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो किसान जब किसानी करता है, कोई भी फसल को उगाता है, तो उसमें से वो फसल का काफी पार्ट्स को डिवाइड करता है। फसल का कुछ हिस्सा वो अपने खाने के लिए रखता है, फसल का कुछ हिस्सा वो बेचने के लिए रखता है और फसल का कुछ हिस्सा वो आगे के लिए रखता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम इसको उगाना है। ठीक है, उगाने के लिए भी तो बीज चाहिए, तो वो फसल को रख लेते थे। लेकिन जमींदारों ने ऐसा कुछ उन्हें कर नहीं देते थे, क्योंकि वो आधा हिस्सा ही उनसे ले लिया करते थे, एज अ कर के रूप में, एज अ ऋण जो भी है उसके रूप में वो ले लिया करते थे। तो किसानों के पास खाने का गुजारा ही हो पाता था, जो भी फसल आधी बचती थी उसको उन्हें खाने में ही यूज करना पड़ता था। तो नेक्स्ट टाइम उगाने की बात करें तो उनके पास कोई पैसा ही नहीं होता पैसा भी नहीं होता था कि नया बीज खरीद सके, और उनके पास जो खुद की फसल है वो भी नहीं हुआ करती थी, तो ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख सके। तो जमींदारों ने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल जो है उनका करके रखा था। तो औपनिवेशिक काल से पहले जो कृषक थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनको जो जमींदार थे उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से लूट के रखा था। अब आता है सेकंड पॉइंट, ये तो उनसे पहले की बात कर रहे हैं, अब औपनिवेशिक काल की बात करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है औपनिवेशिक काल। ठीक है, अब ये जो हमने किया वो है कि औपनिवेशिक काल से पहले हमने बता दिया कि जो औपनिवेशिक काल से पहले किसानों की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनको जमींदारों ने बहुत ही बुरी तरह से उनको यूज करके रखा था। अब हम आ जाते हैं कि औपनिवेशिक काल, यानी कि अब औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश राज आ गया, बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो हमारे इंडिया में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमींदारों का यूज करना शुरू किया। जो जमींदार पहले किसानों को लूटा करते थे, तो औपनिवेशिक काल में जितने भी नए ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने जमींदारों का यूज करना शुरू कर दिया। जमींदारों का यूज इस तरह से किया कि भाई देखो, जमींदार जो भी थे उनको बोला कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम हमारे लिए जितना भी कर लगाओगे उनको इकट्ठा भी करोगे, उनको बटोर कर भी लेके आओगे हमारे पास, और हम तुमको मोटी रकम इसके बदले में देंगे। ठीक है, तो उस वक्त भी आप कह सकते हो कि औपनिवेशिक काल से पहले तो जमींदारों ने लूटा था किसानों को, और औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भी पूरी तरह से लूट लिया था। इस प्रकार से बात कहें तो कृषि में काफी ज्यादा कमी आई थी, क्योंकि लोगों ने फिर कृषि करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसका फायदा नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि हम भी कोई फसल उगाते हैं तो उसको बेचकर हम जितना भी फसल को, देखो कोई भी आप फसल उगाते हो तो
इतना कम आसानी से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। फसल को उगाने में, तैयार करने में जो पैसा जाता है ना, उसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उसकी सिंचाई भी करनी है, उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी लाने हैं, कुछ बीच में कुछ गलत चीज़ें भी उसमें उग जाती हैं, तो उनको कीटनाशक दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं फसल को बचाने के लिए, फिर फसल को काटने के लिए मजदूर भी चाहिए, फसल को निकालवाने के लिए मशीन भी चाहिए, फिर उनको बेचने लेके जाते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर भी हायर करना पड़ता है कि इसमें फसल रख के हम मंडी लेके जाएंगे, तो मंडी में हम बेचते भी हैं, तो काफ़ी सारा पैसा जो है हमको उस फसल को तैयार करने में लगाना पड़ता है। तो हम जो भी फसल को बेचते हैं उसके बाद जो पैसा आता है ना, उससे ही हमारी थोड़ी बहुत भरपाई हो पाती है। तो अब इतना तो ईजी है नहीं, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल में जो लोग थे उन्होंने जो है किसानों को बहुत ही बुरी तरह से जो है लूट के रखा था, तो कृषि जो लोगों ने करना थोड़ा सा बंद ही कर दिया था, काफी हद तक कृषि में जो है काफी कमी आ गई थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट में देख लूं कहीं वीडियो रुक ना गई हो। हाँ जी, चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। अब जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया था, ठीक है। ये आपको पता है कि 1947 में हमारा जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। तो अब बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो किसान थे, जो कृषि थी, उसमें क्या क्या सुधार आया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि हमारे भारत की आज़ादी के बाद नेहरू और उनके जो सलाहकार थे, जो नीतिगत सलाहकार थे, उन्होंने कृषि में सुधार करने के लिए काम किया। और ये जो सुधार स्टार्ट हुए थे ये 1960 से, ठीक है, याद रखिएगा कि 1950 होएगा, ठीक है। और ये जो सुधार थे ये 1950 से 1970, ठीक है, 1950 से 1970 के बीच चले, यानी इस बीच में काफी ज्यादा सुधार हमारी कृषि में किए गए। अब ये जो नेहरू थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले, ठीक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके जो नीतिगत सलाह मशवरा करने वाली जो कमेटी थी, तो उन्होंने कुछ चीजें थी जिनमें सुधार किया। अब वो सुधार करने वाली कौन कौन सी चीजें थी जिनमें उन्होंने सुधार किया, क्योंकि हमारी कृषि को बचाना था, बहुत सारी चीजों को लूट रखा था। तो सबसे पहला जो उन्होंने सुधार किया, ठीक है, वो उन्होंने किया कि जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है, जमींदारी प्रथा समाप्त, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो जमींदार हुआ करते थे इन्होंने किसानों को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट किया था, बहुत ही तरह से लूटा था। तो फिर ये जवाहरलाल नेहरू इनकी जो नीतिगत कमेटी थी, उन्होंने बोला कि हमें जमींदारी प्रथा को खत्म कर देना है, ठीक है, ताकि इससे किसान जो है पूरी तरह से थोड़ा सा स्वतंत्र महसूस करें खुद को, और फिर वो अपनी जो भी चीजें करना चाहते हैं, जैसे उगाना चाहते हैं, जैसे फसल को बेचना चाहते हैं, वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है पट्टेदार, ठीक है। पट्टेदारी प्रथा की बात करें, पट्टेदारी जो प्रथा है, इन्होंने या तो इसको खत्म करने के बारे में बात की या फिर इसमें चेंज करने की बात की, यानी ये परिवर्तन करने की बात की। पट्टेदारी प्रथा में क्या होता है ना कि जिन किसानों के पास में जमीन नहीं होती है, तो वो किसी पे किराए पे जमीन लेकर फिर अपनी जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो उसमें भी नुकसान ही होता है, क्योंकि आपने किराए पे जमीन ली है तो उन्होंने किराया वो किस भी तरह से लेंगे वो उनकी मर्जी है। चाहे वो ये कह सकते हैं कि आप फसल का आधा भाग हमें दे दो, या फिर जो भी फसल बेचोगे उसका आधा पैसा तुम हमें दोगे। तो मोस्ट ऑफ पहले क्या करते थे, कृषि का आधा भाग, जो अनाज उगाते थे उसका आधा भाग लिया करते थे। तो जो किसान किराए पे अपना करते थे उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, फिर से वही सिचुएशन में मौजूद थे। तो जो जवाहर और उनकी जो नीतिगत कमेटी थी, उन्होंने बोला कि हम पट्टेदारी प्रथा को या तो चेंज कर देंगे या फिर पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बात की थी उन्होंने, वो है हदबंदी, ठीक है। हदबंदी, हदबंदी में क्या था, हदबंदी का मतलब ये था कि उन्होंने जो नेहरू और उनकी जो सलाहकार कमेटी थी, नीतिगत कमेटी थी, तो उन्होंने बोला कि हम हदबंदी कर देंगे। हदबंदी का मतलब होता है कि उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि एक परिवार के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। जैसे कि एक परिवार के पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन यही था ताकि सभी को थोड़ी थोड़ी जमीन मिल सके, क्योंकि अगर एक ही परिवार के पास 100 एकड़ जमीन होगी और दूसरे के पास कुछ भी जमीन नहीं होगी, तो फिर इससे पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और उनकी जो नीतिगत कमेटी थी, उन्होंने बोला कि हम हदबंदी कर देंगे, हम ये डिसाइड कर देंगे पूरी तरह से कि एक परिवार के पास में 5 एकड़ ही जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि जो और भी जमीन है वो सभी को प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके मिल सके, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस कृषि में सुधार करने
करने के लिए किया गया था। और इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो किसी को भी नहीं भूलना है, और जब भी आप पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो वहां पर आपने इसको जरूर करना है, और वो है अपना हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता ही नहीं होगा। तो हरित क्रांति जो आई थी वो 1960 से 1970, ठीक है, 1960 से 1970 के बीच में ये क्रांति आई थी, और इसने कृषि में बहुत ज्यादा सुधार किए थे। ये तो सभी को पता है कि गेहूं और चावल, ये जो हरित क्रांति आई थी इसमें गेहूं और जो चावल थे उस पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया गया था, इनके उगाने पर। और मोस्ट ऑफ, जैसे पंजाब की बात करें, जैसे मैं कुछ राज्यों की एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अपना पंजाब है, ठीक है, अपना पंजाब है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, या फिर अपना तमिलनाडु है, ठीक है। मुझे लगता है ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिएगा। और इसमें एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे राज्य थे इंडिया के, भारत के, जहां पर जो है हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। यानी इन चारों देशों में गेहूं और चावल जो है उसकी कृषि ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगी। और हरित क्रांति से एक तो ये हुआ कि फसल में सुधार आया, ठीक है, यानी कि फसल ज्यादातर हमने उगानी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हुई, जैसे कि हमने कृषि की बात करें, कृषि में क्या हुआ, नई तकनीक आ गई, ठीक है, नई तकनीक। यानी पहले किसान कैसे खेती करते थे, तो बैल होते थे और एक हल होता था, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी उनके पास नहीं होते थे, सिंचाई का कोई साधन नहीं हुआ करता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या, कृषि में नई टेक्निक आने लगी, बीज को बोने से लेकर निकलवाने तक, उगाने तक, हर चीज के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिससे किसान जो इतनी मेहनत करके फसल को उगाया करते थे अब उनको थोड़ा सा रेस्ट मिला, क्योंकि अब सारा काम मोस्ट ऑफ मशीनें ही उनका करने लगी थी। सिंचाई के काफी अच्छे प्रबंध किए गए, उनके लिए कुएं खुदवाए गए, नहरों से पानी को इधर से उधर जोड़कर वहां पर लाया गया, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को लोगों को दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया कि वो एक बार में, एक साल में या फिर एक बार में एक साथ 2 फसलें उगा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर मक्का को उगाया है तो बीच में आप खीरे भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है खीरे की जो बेल होती है उसको एक सहारा चाहिए होता है। तो आपने अगर मक्का को उगा दिया है और यहाँ पर खीरे की बेल को उगाया है तो वो उस पर चढ़कर ही कर लेगी, तो मक्का तो अपनी बनी जाएगी, ये तो आपको पता ही, मक्का बन जाएगी, साथ साथ में आपके जो खीरे हैं वो भी आपके लग जाएंगे, यानी एक बार में आपकी 2 फसल आप उगा सकते हो। तो ये सब चीजें जो है अपनी हरित क्रांति में काफी सारी सुधार बनकर आई थी। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि औपनिवेशिक काल से पहले, औपनिवेशिक काल में, स्वतंत्र भारत में और हरित क्रांति के दौरान हमारे ग्रामीण समाज में जो है वो कितना कुछ कृषि में सुधार आया है। यही मेरा एक मेन टॉपिक था जो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाना था, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। और मैं अभी कुछ टाइम के बाद जो है हिंदी व्याकरण भी जो है अपलोड करूंगी और पॉलिटिकल भी करूंगी। एमसीक्यू क्वेश्चन तो मैं करवाती ही रहती हूँ, जनरल नॉलेज से संबंधित स्पेशली करवाती हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जो भी चीजें हैं, कंप्यूटर है, ठीक है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथियां हैं, डेट्स हैं, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, वो सब चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।